डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड। वी आर डिस्कस, डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। डरो मत, ये बात लगातार राहुल गांधी कहते रहे और अब ये बात अभी तक अपने समर्थकों को कह रहे थे और अब अपने विरोधियों से कह रहे हैं कि डरो मत। लेकिन उन्होंने जो पते की बात कही है उसी पर आके पूरी बहस टिक जाती है, खासकर ओबीसी को शामिल करने के मुद्दे पर कि देश की जो आधी आबादी तकरीबन हो रही है उसको किस तरीके से शामिल ना करके आप कोई प्रगतिशील कानून पास कर लेंगे उस तबके की महिलाओं को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो योगेंद्र यादव जी ने उठाई है, इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है। उनकी ट्वीट के बाद से ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की, जो उन्होंने जोड़ घटा गुणा करके बताया कि कैसे 2039 तक, अभी तक 29 की, आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले कार्यक्रम किया था, मैं बता रही थी आपको कि 2029 तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। उन्होंने 10 साल और बढ़ा दिए, यानी 15 साल तक भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। क्यों कह रहे हैं योगेंद्र यादव ऐसा? उनकी कैलकुलेशन क्या है? और क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ कि भारत के जो पिछड़ा तबका है, जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप है, बल्कि जो भारत की महिलाएं हैं उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है? तो योगेंद्र यादव जी से अभी एक लम्हे में ही बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने संसद के पटल पर क्या कहा, आइए सबसे पहले ये सुन लेते हैं। डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड। वी आर डिस्कस, डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने, आई चेक, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। योगी जी, इससे पहले कि मैं ओबीसी मुद्दे पर आऊं, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो कैलकुलेशन आप ये कर रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स तो 29 तक कह रही हैं, लेकिन आपने 39 तक समझा दिया है, इसमें डीलिमिटेशन की बात आप ले आए हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का आप जिक्र करें, इसे जरा समझा दीजिए हिंदी में। ट्वीट आपका अंग्रेजी में है। अल्फा जी, इस बिल को जब पहले बनाया गया, जब मैंने पता लगा कि ये होने वाला है, तो मेरे मन में आया कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, 27 साल के बाद चलिए कर तो दी। लेकिन जब इसका ड्राफ्ट पढ़ा तो बिल्कुल साफ हो गया कि देर के बाद भी दुरुस्त नहीं। और ये जो इसमें 2 शर्त लगाई गई, एक सेंसस की और दूसरी डिलिमिटेशन, ये शर्त इतनी खतरनाक शर्त है कि आने वाले लंबे समय तक टाल दिया गया है। पहले मुझे लगा कि ये तो बेवजह से गलती हो गई,
लेकिन कल संसद की बात सुनने के बाद स्पष्ट हो गया कि ये जानबूझ के किया गया है। मोटे तौर पे मोदी सरकार ये कह रही है अपने लोगों को कि चलो देखिए, महिला आरक्षण के सवाल पे वाहवाही तो लूट लेते हैं, तालियां पिटवा लेते हैं, लेकिन चिंता मत करो, कुछ होगा नहीं, तुम्हारे रहते हुए कुछ नहीं होगा, ना इस चुनाव में होगा, ना अगले चुनाव में होगा, ना उसके बाद जल्दी से कोई होने वाला। ये क्यों? मैंने कहा कि सब लोगों को लगता है कि पहले तो गलतफहमी हो गई थी कि ऐसा कुछ आ रहा है जो कि 24 चुनाव में लागू होने वाला है। खैर, वो सरकार ने कह दिया कि 24 में तो नहीं। कल जो होम मिनिस्टर संसद में कह रहे थे, उससे कुछ इशारा मिल रहा था कि 29 तक हम करवा दें। ये बात सरासर झूठ। क्यों है? क्योंकि इसमें दो शर्तें लगा। पहली शर्त ये है कि उससे पहले सेंसस हो, और दूसरी शर्त ये है कि उससे पहले डिलिमिटेशन। सेंसस फिर भी छोटी शर्त, डिलिमिटेशन सबसे खतरनाक शर्त। सेंसस देश का 2021 में होना था, नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम 25 में करवा दें। हो सकता है 25 में करवा दें, और 25 में करवाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि सेंसस आज करवाया और कल रिजल्ट आ गया। उसमें कम से कम पहले अमूमन सेंसस का प्रोविजनल रिजल्ट 1 साल बाद आता है और फाइनल फिगर्स 2 साल बाद आते हैं, तो 2 साल लग जाएंगे। चलिए, वो भी 27 ही हुआ और लोगों को लगता है कि उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा। आमतौर पे ये लोग नहीं जानते कि डिलिमिटेशन होती क्या चीज है। डिलिमिटेशन लगभग सुप्रीम कोर्ट का एक लंबा सा मुकदमा। उसमें सबसे पहले एक न्यायिक रूप से कमेटियां बनाई जाती, फिर उसके बाद स्थानीय स्तर से प्रस्ताव मांगे जाते हैं कि आप बताइए परिसीमन कैसा होना चाहिए, नई बाउंड्रीज कैसी बननी चाहिए। उसके बाद उसको अलग अलग कमेटियों में चर्चा होती है। उसके ऊपर एक जुडिशियल हियरिंग्स होती है, जैसे कोर्ट में कचहरी मुकदमे की सुनवाई। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन अपना ड्राफ्ट पेश करता है, जिस ड्राफ्ट पे फिर आपत्तियां मंगवाई जाती हैं पूरे देश भर से। उन आपत्तियों पे चर्चा होने के बाद फिर डिलिमिटेशन कमीशन अपना फाइनल रिपोर्ट देता है। मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, पिछली बार डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में बना था और उसने अपनी रिपोर्ट 2007 में दी थी। 5 साल 5 महीने लगे थे डिलिमिटेशन कमीशन को काम करने में। चलिए, इस बार कम करके आप 2-3 साल कर देंगे, तो तब भी 29 तक तो होने का कोई सवाल नहीं। और इस सब में हम एक बड़ा पेज भूल रहे हैं अल्फा। सबसे बड़ा पेज ये है कि इस वक्त संविधान में आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि अगला डिलिमिटेशन तब होगा जब 2026 के बाद वाला जनगणना हो जाएगी। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा का मामला नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी, उसके परिणाम के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। तो इसलिए 2025 में आप करवा भी लेते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसके आधार पर डिलिमिटेशन आप नहीं करवा सकते। तो 2026 के बाद कब होगी? 2031 में। 2031 28 फरवरी को जनगणना देश में होगी, जो रेलेवेंट है इस काम के लिए। जी, आप कहिए बहुत अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आप 2032 तक उसके फाइनल फिगर्स ले आएंगे। उसके बाद आप डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे। डिलिमिटेशन कमीशन अपनी पूरी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी भी कर देगा तो समझिए 2034 के मध्य तक कर दे। ये तो मैं बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बता रहा हूं, जो चीज 5 साल में उसको आप 2 साल में करवा लेंगे तब होगा। उसके बाद देश भर की वोटर लिस्ट को बदला जाता है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि आपको कहना है कि ये वाला पोलिंग बूथ जो कल तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में था वो पलट के अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गया। इसका मतलब है कि ये सारी प्रक्रिया में कम से कम 2035 हो जाएगा, जी जिसका हाँ। मतलब है कि चुनाव 2039 का होगा। मैं तो इस आधार पर जी, कह रहा हूँ। लेकिन तो जो लेकिन मुझे युगेन जी, कह रहे हैं वो मुझे बता दें कि भैया जल्दी कैसे हो जाएगा। लेकिन युगेन जी, आपके ट्वीट के ही नीचे एक और ट्वीट था कि भाई मोदी जी तो अपना कानून खुद निकालते हैं, वो इन सब कानूनों को क्यों मानेंगे? वो तो एक बार में ये कह देंगे कि भाई हम कोई भी नई प्रक्रिया लाकर, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर लाकर हम इस सबको ध्वस्त करके और एक साथ जो करना चाहेंगे कर लेंगे। नरेंद्र मोदी अगर चुनकर आ गए दोबारा 2024 में तो रास्ता तो निकाल लेंगे वो। अल्फा जी, उन्हें अगर रास्ता निकालना है तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें रास्ता निकालने के लिए देश के संविधान को एक बार फिर बदलना होगा। फिर संवैधानिक, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये कोई कानूनी अड़चन नहीं है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चन नहीं है, संवैधानिक है। यानी कि यदि इसको बदलना चाहते हैं,
अगर वो कहना चाहते हैं कि नहीं 2026 से पहले की जनगणना को भी स्वीकार कर लिया जाएगा, तो उन्हें ठीक इसी तरीके से दोबारा 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 बहुमत इसमें विधानसभा में, राज्यसभा में और देश की आधी विधानसभाओं में ये सब करना पड़ेगा। मेरा कहना है अगर यही सब बाद में करना है तो आज क्यों नहीं कर ले। और लेकिन आज अब तो मुझे कुछ भी नहीं अगला करना, सवाल, केवल जी इन्हें हाँ, इतना कहना था कि भाई सेंसस और डिलिमिटेशन ये दो शब्द निकाल दीजिए, इनका कोई जी तुक नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है विमेंस नहीं, रिजर्वेशन। लेकिन उसके बिना योगेंद्र जी ये भी तो मुश्किल हो जाएगा कि जिन सीटों के बढ़ाने का जिक्र हो रहा है, इतनी सीटें अगर एक 1/3 पूरे देश की जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो कैलकुलेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, सारे समीकरण इस तरह से बिखर जाएंगे कि उसको ना तो बीजेपी संभाल पाएगी ना कांग्रेस पार्टी संभाल पाएगी। तो मुझे लगता है ये काम तो एक तरह से अक्लमंदी का है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके लिए जगह बनाई जाए। मेरी परेशानी सिर्फ ये है कि इसका अनाउंसमेंट करके, इसका पॉलिटिकल फायदा उठा के, इसका चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं 24 में और करेंगे उसको 39 में, 15 साल बाद। न जाने किसकी जिंदगी रही, हम में से कितने लोग तब तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं ये भी नहीं मालूम है 15 साल में। तो आपको लगता है कि एक अलग तरह की जो कंस्टिट्यूएंसी है महिलाओं की, उसको एड्रेस करने की एक कोशिश है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि जो उनका अपना सॉलिड जो वोट बेस हुआ करता था, जो 35-40% का, उनमें से ये लग रहा है कि खिसक रहा है, तो नए लोगों को शामिल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो ओबीसी सवाल है वो तो पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि क्या भारत में महिला वोट बैंक जैसी कोई चीज है? अल्पा, वोट बैंक महिला का है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं का वोट पहले से ज्यादा बढ़ा है। अब तो पुरुषों से ज्यादा वोट महिला दे रही है और महिलाएं अपना मन अब ज्यादा खुद सोच के भी दे रही है। तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टियों में इसकी रेस होती है कि हम महिलाओं के प्रति ज्यादा प्रो विमेन हम कैसे दिखाई दें। और बहुत अच्छी बात है, देश में इस चीज पे होना चाहिए। अगर पार्टियां महिलाओं को वोट करने की कोशिश कर रही है, बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विमेन्स रिजर्वेशन कोई ऐसी चीज है जिसके आधार पे देश की महिलाओं के वोट बटोरे जा सकते हैं, खास तौर पे तब जबकि 2024 में कुछ मिलने वाला है। 2024 में तो कोई बदलाव होगा नहीं। तो बीजेपी कहेगी हमने दे दिया, कांग्रेस कहेगी लेकिन कुछ हाथ में तो दिया नहीं, तो वो तो मामला वहीं पे रह जाएगा। जो आप कह रही थी कि किसी ना किसी प्रोसीजर की जरूरत है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिए 2008 को जब आया था, जो बिल आया था 2008 में, जो 2010 में पास हुआ था, उसमें भी एक न्याय संगत व्यवस्था थी। उसमें कहा गया था कि संसद इसके बारे में कानून बनाएगी। और अल्फा, ये रिजर्वेशन देखिए, SC ST रिजर्वेशन करने के लिए आपको बहुत पेच करने पड़ते हैं, बहुत खोजबीन करनी पड़ती है, कहाँ उनकी पॉपुलेशन है, कहाँ दिया जाए कहाँ नहीं दिया जाए। विमेन्स रिजर्वेशन करने में चूंकि 1/3 सीट हो रही है, दरअसल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लॉटरी का इस्तेमाल करना। राजस्थान में 25 सीट है, तो सीट संख्या 1, 4, 7, 10, 13 को रिजर्व कर दीजिए। अगले चुनाव में सीट संख्या 2, 5, 8 और 11 यो हो जाएगी। केवल रोटेशन, सिंपल लॉजिक है, इसमें किसी सेंसस की आवश्यकता नहीं है, किसी डिलिमिटेशन कमीशन की आवश्यकता नहीं। तो एक योगेश जी, सिंगल लाइन अगर का इसको, ऑर्डर पर्याप्त। जी हाँ, अगर इसको समझा जाए ठीक से, तो जो 15 साल का जो एक और क्लॉज है जिसे अंग्रेजी में सनसेट कहते हैं, यानी कि खुद ही ये लैप्स हो जाएगा 15 साल बाद, अगर कि इसको फिर से लोकसभा या फिर से संसद इसको नए सिरे से तरोताजा नहीं करती है, तो 15 साल में मान लेते हैं कि एक लोकसभा सीट में एक ही बार महिला के लिए आरक्षण होगा। जो 2008 का क्लॉज था उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा था, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी उसके अंदर। उसमें कई बाकी दिक्कतें थी, लेकिन व्यवस्था बड़ी स्पष्ट थी कि पहले साल में कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1 को रिजर्व महिला के लिए किया जाएगा, दूसरे साल में 2 को किया जाएगा, तीसरे साल में तीसरे को किया जाएगा। इस तरह से किया जाएगा ताकि 15 साल में देश की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बार रिजर्व हो जाएगी। और कहा गया 15 साल में आरक्षण खत्म हो जाएगा, कम से कम अभी ये धारणा। सिंपल व्यवस्था है, इसके लिए आपको कोई विशेष निर्णय करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जो बिल आया बड़ा विचित्र है, इस बात पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। ये बिल दो बातें कहता है, एक तो कहता है कि 15 साल में खत्म हो जाएगा, दूसरा कहता है कि रोटेशन हर बार नहीं हुआ करेगा, रोटेशन हर डिलिमिटेशन के बाद हुआ करेगा। डिलिमिटेशन कितने साल बाद होता है आजकल? 20 साल बाद, 30 साल बाद। तो एक तरफ कहता है कि रोटेशन होगा,
दूसरी तरफ कहता है रोटेशन डिलिमिटेशन के बाद होगा, इसका मतलब नहीं होगा, 15 साल में तो नंबर नहीं आएगा। इस तरह की बिल्कुल अतार्किक बातें इस बिल के अंदर हैं। इसलिए मन थोड़ा वो होता है, एक तरफ तो उत्साह होता है कि चलिए महिला रिजर्वेशन 27 साल से गीता मुखर्जी ने कुछ कहा था वो चीज हो रही है, लेकिन जिस स्वरूप में हो रही है वो देख के बहुत दुख। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसको राहुल गांधी ने उठाकर, ऐसा नहीं है कि पहले लोग इस पर अपनी चिंता जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख, और कभी कभी लगता है कुछ चीजें हास्यास्पद हो जाती हैं। आपको याद होगा 2013 में सिर्फ बिल के ना पास होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोटा विद इन कोटा चाहिए था। आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, लोकसभा से पास नहीं हुआ। आज वो बदली हुई कांग्रेस पार्टी है 10 साल बाद। राहुल गांधी ने जिस जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है, वोट देने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से इस पूरी पूरी जो कवायद है उसको एक तरह से हेडलाइन मिला दिया है। उनका ये कहना था, जो दर्शकों को सुनवाया भी हमने आपसे आपके जरिए, कि 3 ओबीसी मिले उनको 90 जो बाबू हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके जरिए। इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो पूरा बजट है उसका सिर्फ 5% कंट्रोल ओबीसी के हाथ में है। ये बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि जिस तरह से जो खासकर जो कार्यकर्ता हैं और जो वो लोग हैं जो इस पूरी कवायद में लगे हुए, उनका ये कहना है कि अगर सेंसस होता है तो 51-52% हो सकते हैं ओबीसी। उनका ये मानना है, यानी भारत की आधी आबादी से ज्यादा ओबीसी हो सकते हैं। ऐसे में जो ओबीसी रिजर्वेशन है, पहली बात तो उसके फेवर में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि अगर ओबीसी को हम लेकर आएंगे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अगर महिलाओं के लिए आरक्षण होगा जनरल कैटेगरी, SC ST के लिए तो कोटा विद इन कोटा ऑलरेडी है, महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी में जब होगा तो उसमें ज्यादा अपर कास्ट महिलाएं आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसकी वजह से SC ST महिलाओं को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो ओबीसी महिलाओं को। तो ये बात सही। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ, जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि औरत जिस भी जाति से हो वो शूद्र है, तो महिलाओं को एक विशेषाधिकार अगर दिया जा रहा है तो उसके अंदर मैं इसका समर्थन करता रहा हूं कि ओबीसी को मिलना चाहिए। लेकिन क्या ओबीसी रिजर्वेशन के सवाल पर महिला रिजर्वेशन को रोका जाए, जो कि शरद यादव जी ने किया था, मैं उससे सहमत नहीं हो पाता। और उस मायने में मुझे महसूस होता है कि ये एक कम से कम ठीक कदम है आज की तारीख में कि कम से कम ये पास हो। अगर ये पूरा इस आधार पे रुक जाता कि भाई हम तो इसको रोक रहे हैं, इसको पास नहीं होने देंगे क्योंकि ओबीसी महिला के लिए नहीं किया गया, वो अच्छा कदम नहीं। लेकिन ये एक अलग बात। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कल जो सवाल उठाया वो उनकी अपनी पार्टी की अतीत से बहुत अलग। उनकी पार्टी ने पहले कभी ओबीसी के सवालों को इस तरह से नहीं उठाया, और जो कास्ट सेंसस के सवाल से जोड़ा, और खासतौर पे जो देश के सेक्रेटरीज में ओबीसी की स्थिति बताई, वो एक बड़ी और नई राजनीति की तरफ इशारा करता है। मुझे खुद महसूस होता है कि आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, जाति आरक्षण का सवाल, ओबीसी का सवाल और ओबीसी प्रतिनिधित्व का सवाल एक बड़े सवाल के रूप में उभरेगा, चाहे विमेन्स रिजर्वेशन वाले सवाल पे उसको निर्णायक सवाल नहीं बनाया। लेकिन योगेंद्र जी, एक जो आधा अधूरा सा इंसाफ, वो तो नाइंसाफी से भी ज्यादा बुरा माना जाता है। तो ये बताइए, इसमें जब देश की आधी आबादी की महिलाएं, आप खुद कह रहे हैं कि महिला अपने आप में शूद्र तो है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि ब्राह्मण, ठाकुर, ये तमाम समुदायों की ताकतवर महिलाएं, और खासकर शुरुआत में तो हम देखेंगे, अपने को मेरे ख्याल से बेवकूफ बनाने का भी फायदा नहीं है कि शुरुआत में तो पत्नियां ही आएंगी, बहनें ही आएंगी, बेटियां ही आएंगी, फिर हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि अगले लॉट में एक ऑर्गेनिक लीडरशिप पैदा हो सकती है, जैसे हमने पंचायतों में भी देखा है। हमारे सामने ये इसका उदाहरण है। तो ऐसे में क्या ऐसे परिवारों की जो महिलाएं हैं, उनसे जो अपने पिछड़े तबके के लोग हैं, और साथ साथ मुझे जोड़ लेने दीजिए, उसमें मुस्लिम परिवारों की महिलाएं हैं या ईसाई परिवारों की महिलाएं हैं, क्या वो इसमें मुकाबला कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। और इसका मतलब है कि शुरू में महिलाओं का कोटा इंट्रोड्यूस करने से संसद में ओबीसी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो खासा कम होगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ये बात है। मैं केवल ये कह रहा था कि यदि मुझे संतुलन करना हो दो चीजों, और अगर मुझसे कोई कहे कि क्या महिलाओं के रिजर्वेशन में ओबीसी कोटा होना चाहिए, मैं कहूंगा हाँ। अगर मुझसे पूछे कि अगर ना हो तो क्या महिलाओं के कोटा को रोकना चाहिए, तो 27 साल इंतजार करने के बाद अब मैं इस मूड में आ गया
इस अवस्था में पहुंचा कि अब होने दो, जैसे भी हो जाए, जैसे भी आधा अधूरा 2039 के लिए बात करके कर रहे हैं, जैसे हो एक बार किसी चीज को कागज पे आने दो, उसके बाद सुधार किया जाएगा, कुछ और कर लेंगे, नहीं तो ये तो अगले 50 साल तक टल जाएगा, कम से कम मुझे इस चीज का डर। इसलिए लेकिन आज जब लेकिन ये ओबीसी को शामिल कर लेने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, अच्छा रहता। उसमें सिर्फ दिक्कत ये कि इसके बारे में राजनीतिक सहमति बनाना आज की तारीख में मुझे संभव नहीं लग रहा। और दिक्कत ये भी है कि कांग्रेस इस सवाल पे बहुत ज्यादा ऊंचा बोल नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस ने इस पोजीशन नहीं। पहले आपने जो खुद ही बताया, कांग्रेस कहती थी कि ओबीसी को शामिल नहीं किया जाता, और शरद यादव कहते थे कि किए बगैर हम होने नहीं देंगे, दूसरी पार्टियां कहती। तो आज कांग्रेस यदि पलट के कहती है, हालांकि बीजेपी को कभी कंसिस्टेंसी की चिंता नहीं रहती, कांग्रेस को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की चिंता रहती है, तो आज कांग्रेस कहे तो वो ठीक नहीं लगेगा, और इस आधार पे रोके तो फिर ये इंप्रेशन ये जाएगा कि आप महिलाओं को देना नहीं चाहते। वो युगल जी, अब एक एक और आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि ये मान लेते हैं कि अब पुरुषों की जगह महिलाएं आएंगी। आप खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, बढ़ जाएगा इस तरफ अपर कास्ट लोगों का जो एक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे में ये भी दलील दी जा सकती है कि क्या महिलाएं अपनी जाति और धर्म की जो जो उनकी पहचान है, क्या उससे अलग है? क्या वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग है? तो जब अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बनेगा तो एक खास पॉलिटिकल पार्टी, एक खास पॉलिटिकल जो विचारधारा है, वो संविधान हमारे संसद पर एक तरह से हावी हो जाएगी। क्या हम ये अगर बैलेंस करने की कोशिश करें कि चलिए महिलाओं को हम ऊपर ले आए, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ जो ये एक बड़ी चिंता है कि क्या भगवाकरण ज्यादा हो जाएगा हमारी संसद का, क्या जो उच्च जातिकरण ज्यादा हो जाएगा हमारी संसद का? ऐसे में जो खासकर एक पॉलिटिकल पार्टी को भी सीधे फायदा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि बीजेपी को मैं खासकर कहना चाहती हूँ कि वो इस वक्त कब्जा उनका ज्यादा है अपर कास्ट जो पूरा नैरेटिव या अपर कास्ट राजनीति है। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों तराजू में अगर दोनों को आप रखें तो कैसे देखते हैं? मैं आपकी बात से मोटे तौर पे सहमत हूं। दो छोटी असहमति मेरी है। एक तो ये कि इससे जो फर्क पड़ेगा, मेरे ख्याल से 10-12 सीट का फर्क पड़ेगा, 10-1 सीट का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि 100 एडिशनल महिलाएं आएंगी, जिनमें अगर आज की स्थिति रहती तो उसमें 27-28 ओबीसी आ जाते, लेकिन अगर महिलाओं के लिए आएंगी तो उसमें मुझे लगता है 15-20 से फालतू ओबीसी, 15 से फालतू ओबीसी नहीं आ पाएंगे। तो समझिए 10 सीटें कम हो जाएंगी। एक तो ये है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा। और दूसरा जो आपने खुद कहा, मेरे को लगता है कि महिलाएं ना तो अपनी जाति की वजह से आएंगी, ना अपनी महिला होने की वजह से आएंगी, वो पार्टी के कैंडिडेट होने की वजह से आएंगी। मोटे तौर पे इलेक्शन पार्टी के आधार पे होगा। इसलिए अगर पार्टी तो इससे बीजेपी को बतौर पार्टी फायदा होगा, ये मुझे क्लियर नहीं। हाँ, जो ओवरऑल सोशल कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा अपर कास्ट के फेवर में टिल्ट करेगी, लेकिन अब ये तमाम जो पार्टियां हैं, ओबीसी की पार्टियां हैं, थोड़ा उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि भाई अपनी टिकटें आप ठीक ढंग तरीके से दें। तो इससे केवल बीजेपी को फायदा होगा, ये बात सही नहीं। और लेकिन मैं फिर एक बार अंडरलाइन कर दूं, मैं विमेन्स रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ कतई नहीं। मैं केवल कह रहा हूं कि इस आधार पर अब इस बिल को रोका ना जाए। 27 साल से हम इंतजार कर, जी, लेकिन अब वो अधूरा होने सा इंसाफ। योगेंद्र जी, इसके अलावा ये भी बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही, लेकिन मेरी भी ये चिंता है कि खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाएं, सबसे पहला अधिकार तो उन लोगों का है कि अगर कोई ऐसी प्रोग्रेसिव चीज हो रही है, प्रगतिशील चीज हो रही है, क्योंकि दबी कुचली हैं ज्यादा महिलाएं। हम कहते हैं कि अगर आप कंपैरिजन करना चाहें जो अपर कास्ट महिलाएं उनके साथ, मैं तो कहती हूँ बैकवर्ड महिलाओं के साथ भी अगर आप कंपैरिजन करें, तो इधर मुस्लिम महिलाओं का, और खासकर एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम बहुत बड़े वकील हैं हम मुस्लिम महिलाओं के, ऐसे में उम्मीद ये कर रहे थे कि जब चलिए पुरुषों से आपको समस्या है तो महिलाओं को कम से कम आगे बढ़ाया जाता। ऐसे में जो रिप्रेजेंटेशन है न सिर्फ कि मुस्लिम महिलाओं का, बल्कि ओवरऑल जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ी चिंता है। जो बात मैंने ओबीसी के बारे में कही वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली मुस्लिम्स के केस में अप्लाई करती है, मुस्लिम महिलाओं के केस। और वो बात तो मेरा तर्क लगभग वही का वही रहेगा जो मैंने कहा। एक फर्क सिर्फ ये है, वो ये है कि ओवैसी साहब को मुस्लिम महिलाओं की चिंता केवल तभी होती है जब ये मुस्लिम आरक्षण की, जब ये विमेंस आरक्षण की बात आती है। कौन रोकता है आपकी पार्टी को 7 सीटें हैदराबाद में आपकी जेब में पड़ी, कौन रोकता है आपको महिलाओं को देने से? तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि सारा ओबीसी का सवाल
तभी उठता है जब महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो सारी जिम्मेवारी, हर अच्छाई की जिम्मेवारी महिला वाले कॉज के ऊपर क्यों डाली जा रही है? बाकी भी तो अच्छाई कीजिए ना। समाजवादी पार्टी को कौन रोकता है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट देने से? आरजेडी को कौन रोकता है टिकट देने से? कांग्रेस को कौन रोकता है? तो बाकी जगह भी अच्छाई कीजिए। केवल और केवल महिला के कोटे से ही दुनिया की सारी अच्छाइयां आप करवाएंगे, ये मुझे ठीक नहीं लगती बात। बाकी मैं आपकी बात पूर्ण तौर पे सहमत हूं। बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है आपका। और इसके अलावा एक और जो जिरह की जा रही है वो ये भी कि क्या ओबीसी के नाम पर भी जिस तरह का परिवारवाद हमने देखा है, तो क्या अगर ओबीसी रिजर्वेशन होता है तो फिर वही परिवारों से समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, आपने ओवैसी साहब का भी जिक्र कर दिया, उनके परिवार से तो महिलाओं को भी देखा नहीं गया है, लेकिन आपकी बात में जरूर दम है कि क्या इन्हीं परिवारों के लोग आकर इन्हीं परिवारों की महिलाएं आगे आ जाएंगी? कोई ऐसा क्लॉज भी तो होना चाहिए था जिसमें सिर्फ पत्नियां, बहनें और बेटियां ही सिर्फ जाके ना बन जाए एक प्रॉक्सी संसद, एक परोक्ष संसद के तौर पे हम देखें फिर। देखिए, ये बात केवल ओबीसी पे लागू नहीं होती, ये बात 100% अपर कास्ट पर भी लागू होगी। आप देखिए, जो महिलाएं आएंगी मोटे तौर पे परिवार की शुरुआत में यही होगा। देखिए, पहले 5-10 साल हमें धीरज रखना होगा। शुरुआत में ये होगा कि महिलाएं आएंगी तो किसी की पुत्रवधू आएगी, किसी की पत्नी आएगी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन जब एक समाज में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत के पहले 1-2 कदम ये होंगे ही होंगे। मैं समझता हूं ये सब होने के बावजूद, कटाफटा होने के बावजूद, इसको भविष्य में टाल दिया है, उस सब के बावजूद एक बड़ा और सही दिशा में कदम उठाया है इस देश ने। 27 साल से, मैं तो गीता मुखर्जी को फिर सलाम करता हूं, 27 साल पहले जो सपना लिया गया था, कभी भी सपने पूरी तरह से रियलाइज नहीं होते, कट छट के अजीब सी शेप में रियलाइज होते हैं, लेकिन एक हुआ है, आधी दुनिया की आवाज इस देश की संसद में कुछ बेहतर तरीके से आएगी, बस इतना मानिए। और बाद में जब आ जाएंगी तो थोड़ा खुद अपनी कोनी वोनी मार के थोड़ा और भी जगह बना लेंगी, थोड़ा और प्रोविजंस को भी ठीक करवा लेंगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। बस अभी तो मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद तो बड़ी 15 साल आगे की उम्मीद है, दूर की कौड़ी है ये। तब जाके बात होगी, तब दोबारा इस बात पे बात करेंगे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं कि अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो चलिए ये काम आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।